स्टडी अबाउट द एलसी ऑसिलेशंस। हम एलसी ऑसिलेशंस के बारे में जानने का अब आनंद उठाएंगे। अब पढ़ना और आनंद उठाना एक अलग अलग बात होती है, और आप मुझे उम्मीद है कि आप इसके एक एक बिंदु के बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि सवाल एग्ज़ाम में आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो आपसे सवाल जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि डिस्कस द एलसी ऑसिलेशंस डिटेल। आप इंडक्टर और कैपेसिटर में से पैदा होने वाले जो ऑसिलेशंस हैं उनकी आप चर्चा करें, और आप ये बताएं कि टोटल एनर्जी इन फ्री एलसी ऑसिलेशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होती यदि आप टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालें। और एंड में आप ये बताएं कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती है। हालांकि आपने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में +1 में पढ़ रखा है, पर फिर भी हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जब इस चर्चा में भाग लेना है तो आपने समझना है कि इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। ऐसा संभव नहीं है। यदि आप पूरा ध्यान देंगे और अपने जीवन निर्माण के लिए आप समझते हैं कि मैं वाकई अपने जीवन के प्रति और जीवन निर्माण के प्रति ईमानदार हूँ, तो आपको ऐसा कोई संभावना नहीं कि आपको इसमें से कोई चीज़ ना आए। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास है कि एक कैपेसिटर है और एक आपके पास इंडक्टर है, जैसा डायग्राम में आपने देखा है। जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में एनर्जी जो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है, और उसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 Q²/C। और ये इंडक्टर है, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लिख दें, ये मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, और इसको हम लिखते हैं 1/2 Li² से आप लिख सकते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ड्यू टू चार्ज होती है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है इट इज़ ड्यू टू करंट, इट इज़ ऑल ड्यू टू करंट। सो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट, जो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, दिस charge on the capacitor and current in the circuit, it produce the electrical oscillations, it exhibit the phenomena of electrical oscillations। और ये जो oscillations होती हैं वो सिमिलर होती है जैसे मैकेनिकल सिस्टम में, जैसे एक बच्चा झूला झूलता है तो उसमें जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ये आपने +1 में पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आज हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट के सहारे से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस चलती है, और वो किस तरीके से मैकेनिकल सिस्टम की तरह ही लगती है, या मैकेनिकल सिस्टम में जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी की तरह बिहेव करती है। चलिए, हम सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट अस कंसीडर कि आपके पास ये कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है ये एट टाइम t=0, जब आप अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं उसके लिए हम लिख लेते हैं कि टाइम इज t=0 सेकेंड, राइट। तो आपका जो कैपेसिटर है मैं उसको लिख देता हूँ Q=QM। का मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है, मैक्सिमम जो चार्ज जितना वो वियर कर सकता है वो फुली चार्ज है। ओके। अब ऐसा होगा कि यदि आप अपने स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट को आप ऑन करते हैं, मीन स्विच ऑन करते हैं, व्हाट विल हैपन देन, आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है अक्रॉस द इंडक्टर अटैच टू इट। तो जैसे ही चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ही करंट है। सो दिस गिव्स राइज टू करंट इन द सर्किट, इसे इस सर्किट में करंट आ जाता है। अब होगा क्या, ये जो पार्ट है कैपेसिटर वाला, यहाँ डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू होगा, चार्ज घटता चला जाएगा। इसका मतलब जो करंट यहाँ से निकलेगा वो होगा नेगेटिव ऑफ dQ/dt। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो लगातार प्लेट के ऊपर घटता चला जा रहा है। परंतु आप यहाँ देखें कि जो आपका इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो EMF होती है ना वो होती है L टाइम di/dt। So here di/dt is positive. Why? Because magnetic energy is continuously increasing. Alright. So di/dt is positive while this I is negative because of the discharging of the capacitor. Okay.
अब हम आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, तो किरचॉफ्स लूप रूल के से आपको ये आइडिया है कि जो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, एंड पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, EMF डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर, दिस इज L di अपॉन dt। सो किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, Q अपॉन C मस्ट बी इक्वल टू L टाइम di अपॉन dt। इसको मैं आगे लिखूँ, Q अपॉन C माइनस L डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज here in this area, this is the voltage across the capacitor and voltage across the inductor must be equal to zero. That is what I have written over here. ये मैंने यहाँ लिखा है, ये इसका यही मीनिंग है। अब हम चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके पेंसिल का रंग बदलते हैं, बच्चे इससे प्रसन्न होते हैं। ओके, हमने ये देखा कि जो इसमें करंट है, यहाँ देखिए जरा आप, हमने देखा कि करंट जो है उसको हम डिफाइन करेंगे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। इसका फिजिकल मीनिंग आपको बता दिया गया, क्यों, क्योंकि जो चार्ज प्लेट के ऊपर घटता चला जा रहा है, चार्ज प्लेट से फ्लो होके इंडक्टर की ओर जा रहा है, यदि ये घट रहा है तो नेगेटिव साइन इस बात की सूचना आपको दे रहा है। और जो डी आई अपॉन डी टी यहाँ से निकाले, इसका आप टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी आई अपॉन डी टी, तो क्या होगा, दिस इज माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ, आप आई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, दिस इज डी क्यू अपॉन डी टी, दिस इज डी क्यू अपॉन डी टी, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आप डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, right? So you will find it so easy now. This will become Q upon C and plus L, this is D square Q अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख लीजिए, ऑर्डर में लिख लीजिए, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी टाइम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अच्छा, आपने ये इक्वेशन को यदि आप गौर से देखें, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। दिस इक्वेशन हैज द फॉर्म, इस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कैसी है, डी स्क्वायर एक्स, ये प्लस 1 में पढ़ी है आपने, प्लस ओमेगा 0 square x is equal to 0 for a simple harmonic oscillator. For a simple harmonic oscillator. से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन की तरह है ये, आप कंपेयर करिए। सो देयरफॉर द चार्ज जो है, द चार्ज देयरफॉर oscillate with natural frequency, oscillate with natural frequency। आप कंपेयर कर दीजिए। अब यहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर की जगह क्या है, 1/LC, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। सो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, राइट। अब हम इसको आगे फिर आपके साथ इसकी चर्चा को जारी रखते हैं। अब आपके पास इक्वेशन आ गई, दिस इज ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये इक्वेशन आ गई। सो नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर, दिस इज समवेयर इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 3 now.
this is equation number 3. Now the solution of equation number 3 is, क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, उसको हम लिखते हैं, ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू QM कॉस ऑफ ओमेगा 0t प्लस सम फाई। अब आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, इसका मतलब क्या होता है। जो ये मैंने लिखा Q इज इक्वल टू QM कॉस ऑफ ओमेगा 0t प्लस फाई, ये वो सोल्यूशन है यदि आप इक्वेशन नंबर 3 में Q की इस वैल्यू को यहाँ सीधा Q पुट करते हो और यहाँ इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेकर इसको पुट करते हो, तो इस साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। पर हम थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या ये बाकी इसका सोल्यूशन है। तो हम ये चेक करेंगे वेदर इट सेटिस्फाई द इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन इसकी क्या है कि जब समय 0 था तो आपका कैपेसिटर फुली चार्ज था, मतलब व्हेन बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो Q क्या था, आपका कैपेसिटर फुली चार्ज था। आप शुरू में देखिए जब t इज इक्वल टू 0 था आपका कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज था। आप इस इक्वेशन 4 में पुट करके देखिए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। यदि मैं यहाँ t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, राइट, तो Q इज इक्वल टू QM कब आएगा, यदि सारे वाले पार्ट का आंसर आएगा 1। इस सारे वाले पार्ट का आंसर तब 1 आएगा यदि इस पार्ट में आप 0 डिग्री भरेंगे, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं t इज इक्वल टू 0 तो पुट कर दूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बट फाई बच जाएगा। तो इसका आंसर बच जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू QM cos फाई बच जाएगा। तो Q इज इक्वल टू QM तो फिर भी नहीं बनेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड देन फाई जो है उसको आपको 0 लेना पड़ेगा। ये इसको क्या बोलते हैं हम, फेज कांस्टेंट, इसको भी आपको 0 पुट करना पड़ेगा। इसलिए जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में फाई को नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये बचता है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो होनी चाहिए QM कॉस ऑफ ओमेगा 0t होनी चाहिए ना। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसको यदि इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। ये सोल्यूशन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जब कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होने के बाद इसका जो चार्ज है वो इस वायर के थ्रू इंडक्टर के से गुजर रहा है। सो जब फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, करंट। तो करंट की जो डेफिनेशन होगी I इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इट इज माइनस dq अपॉन dt। सो आप इसको लिखो माइनस d अपॉन dt ऑफ माइनस d अपॉन, अब क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज QM cos ऑफ ओमेगा 0t। सो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, I इज इक्वल टू माइनस QM कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, और cos का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस साइन ओमेगा 0t। फर्दर इस पार्ट का फिर डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा ओमेगा 0। सो यू आर नाउ लेफ्ट विथ माइनस माइनस प्लस, that is QM, this is omega 0 and sin of omega 0 t। बट आप जानते हैं कि जो करंट का बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा 0t। भेयर आपने IM किसकी जगह लिखा, आपने लिखा इस वैल्यू की जगह, IM का वैल्यू हुई QM इंटू ओमेगा 0। इसका जो इम्पोर्टेंस अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। मतलब इसका समझने की कोशिश ये है कि जो चार्ज होता है कैपेसिटर में वो चार्ज इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो जब चार्ज अपने सर्किट में इसमें बह रहा है, दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, LC सर्किट में, जिसको आप टैंक सर्किट भी बोलते हैं, जब इसके बीच में से गुजर रहा है तो इतना करंट पैदा कर रहा है, then produce the current of this kind, okay। so जिसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो पीक वैल्यू जो है वो QM इंटू ओमेगा 0 होगी, राइट। सो आगे है कि जो चार्ज की वजह से एनर्जी होगी
वो लिखा है मैंने वहाँ कि जब शुरू में टाइम t इज इक्वल टू 0 को तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में होगी। Q की वैल्यू जो क्या होगी, Qm होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, आप Q नहीं लिख सकते, अपॉन C। और मैग्नेटिक एनर्जी जब t इज इक्वल टू 0 है वो कितनी होगी, 0 होगी। जब सारा चार्ज जो है वो इंडक्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक स्टेज के ऊपर आपकी जो प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट है, उनके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा, तो ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये बन जाएगी एट या वेन Q इज इक्वल टू 0। जब चार्ज 0 हो जाएगा तो E 0 हो जाएगा, एंड जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 1/2L। अभी आई स्क्वायर नहीं रहेगी, ये बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम अगले पार्ट में हम ये करते हैं, हमारे सवाल जो है उस सवाल के 3 पार्ट हैं। पहले तो हमने ये बताना है कि डिस्कस एचसी ऑसिलेशन इन डिटेल, या डायग्राम और इसका मैथमेटिक्स हमने कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट में करेंगे कि जिसकी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है हर घड़ी और वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। देखिए अब हम सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है तो एनर्जी आपकी कितनी होती है, एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर इज 1/2 Qm² अपॉन C, ठीक। और व्हेन Q इज इक्वल टू 0, या चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2, दिस इज LIm²। और अब हमने इसकी बात नहीं करनी है, हमने ये बात करनी है कि ये तो है मैक्सिमम एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब हमने ऐसी बात करनी है जब चार्ज लेट, हम यहाँ करते हैं, देखिए लेट Q be the charge on the capacitor, charge on the capacitor, and I be the current in the inductor। I जो है वो इंडक्टर में करंट है, कब, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, देन टोटल एनर्जी क्या होगी, उस टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। अब आप यहाँ फार्मूला लगा के देखिए ज़रा, एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा 1/2, अब Qm नहीं आएगा, ओनली Q² अपॉन C आएगा, और मैग्नेटिक एनर्जी में 1/2 LIm नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ I का स्क्वायर आएगा। अब आप जानते हो कि Q को आपने लिखा था Q इज इक्वल टू Qm कॉस ऑफ ω0t, ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। और I की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ω0t। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिए, देखिए ज़रा, आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2C, Q का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा Qm², दिस इज कॉस स्क्वायर ω0t प्लस 1/2L I² करिए, यह आ जाएगा Im² एंड साइन स्क्वायर ω0t, राइट। बट Im का वैल्यू क्या है, Im इज इक्वल टू Qm इंटू ω0, यहाँ आप इसको रख सकते हो, you will left with the 1/2C, this is Qm² cos square ω0t plus 1/2L Qm² ω0² साइन स्क्वायर ω0t। चलिए आगे, आप जानते हो कि यहाँ आप लिख सकते हो एज ω0² इज इक्वल टू 1/2
LC होगा, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास टोटल एनर्जी इज नाउ इक्वल टू QM² अपॉन 2C, और यहाँ बचेगा cos² ओमेगा 0t प्लस यहाँ आप पुट करेंगे 1/2 QM² और ओमेगा 0² की जगह आप लिख देंगे 1/LC, यहाँ L भी है, दिस इज L/2 एंड देन sin² ओमेगा 0t। अब L के साथ L कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ से ऐसा करिए, टोटल एनर्जी में QM² अपॉन 2C, यहाँ देखिए अंदर से इन्हीं चीज़ों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास बचेगा cos² ओमेगा 0t प्लस sin² ओमेगा 0t। So this part is equal to 1 and then total energy is QM² अपॉन 2C। अब आप याद करिए ज़रा, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि टोटल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस वाज इनिशियली QM² अपॉन 2C। किसी भी टाइम t में जो टोटल एनर्जी है वो QM² अपॉन 2C, एंड एट द एंड पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है इन द इंडक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, ये QM² अपॉन C ही होगी, बट इसको हम ऐसा लिखते हैं 1/2 LIM²। सो हियर दिस इक्वेशन शोज दैट, ये इक्वेशन बताती है कि इसमें t नहीं है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट शोज दैट द टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ टोटल एनर्जी, की एनर्जी समय से इंडिपेंडेंट है। समय से इंडिपेंडेंट का होने का मतलब होता है किसी भी समय आप किसी भी टाइम पीरियड पर आप इसको ऑब्जर्व करें, ये QM² अपॉन 2C ही आएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम इंडिपेंडेंस। यदि आपसे पूछा जाए कि जी आपकी एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है, तो आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए। आप ये नहीं बताएंगे टोटल एनर्जी इज QM² अपॉन 2C, जस्ट से इस तरीके से आप उसको उनको बताइए कि इस एनर्जी को आप किसी भी समय इवेल्युएट करेंगे वो QM² अपॉन 2C ही आएगी। बट अगर वो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में बदलती रहे, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है, बट इसका नेट आंसर जो है वो QM² अपॉन 2C ही आएगा। वो समय के साथ जो चीज़ ना बदले वो समय से इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे आपने सवाल का जवाब देना है। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे कि इस सर्किट में, अब इसको हम एक सर्किट डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी वेरिएशन किस तरीके से होती है, और उसके बाद फिर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करेंगे। देखिए, आप शुरू में देखिए कि जब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, आपने एक झूला झूलने का एग्जाम्पल भी साथ में लेना है। इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ नीचे एक मैथमेटिक्स दिया हुआ है, और ये मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके का है। इसमें जैसे आप झूला झूलते हैं तो ये होती है मीन पोजीशन, और ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है, और वापस फिर एक्सट्रीम के ऊपर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो सिस्टम है, हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, टैंक सर्किट का जो सिस्टम है, ये मैकेनिकल एनर्जी की तरह बिहेव करता है। तो देखिए ये सिस्टम कैसा है, इसमें एक स्प्रिंग की सिचुएशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है, उसको आप खींच के इधर ले आए हैं, और उस टाइम इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो A है, और इसमें सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। झूला झूलने के केस में यदि आप देखें तो आप एक एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। इस एक्सट्रीम पोजीशन के साथ आप इस ग्राफ को देखें, इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है। आप इनको गिन लीजिए, और इंडक्टर जो है इसमें कोई करंट नहीं है, नो करंट एट ऑल। हियर I इज इक्वल टू मैं 0 कह सकता हूँ पहले केस में। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ग्राफ बनाता हूँ। इसमें थोड़ा सीधी लाइन लगाना मुश्किल होता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। और ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम पीरियड की बात होगी इधर, और इधर चार्ज और करंट की बात होगी। सो ये वाला जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज कॉमा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट,
ये जो नीचे वाली लाइन है ये आप मैग्नीट्यूड में यदि बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा। मैं इसको रेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, चार्ज इज मैक्सिमम। कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम है पर करंट जो है वो 0 है। इंडक्टर में करंट और कैपेसिटर में चार्ज। अब दूसरी स्टेज पर चलिए। दूसरी स्टेज में ये टाइम है, ये जो स्टेट है, ये जो स्पैन रहेगा t इज इक्वल टू t/4। इसको ऐसे लिखते हैं ग्रीन से, t इज इक्वल टू t/4 और यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू t/2। ये हो जाएगा 3t/4 और ये हो जाएगा t। हम इतनी ही चर्चा करेंगे। ओके, सो जो चार्ज है वो किस तरीके से वेरी करेगा। चार्ज जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 है, आपका कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है। इसको रेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा और ये फिर उसके बाद डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, मीन्स उसमें चार्ज घटना शुरू हो जाएगा। और जब t इज इक्वल टू t/4 होगा इस स्टेज के ऊपर जो चार्ज है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। दिस इज द स्टेज t इज इक्वल टू t/4। ये है t इज इक्वल टू t/4, उसमें टोटल चार्ज 0 हो गया है। और यहाँ देखिए ज़रा, करंट जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। इसमें जो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है, राइट। सो करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये देखिए ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया। बट इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में ना तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 है, ना काइनेटिक एनर्जी 0 है, राइट। ना मैग्नेटिक एनर्जी 0 है, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 है। इस सिस्टम की आप यहाँ से बात करें। सो अगले हम 0 से t/4 के आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब जरा गौर से देखिए। दोबारा फिर से यहाँ जो इस स्टेज में जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को बताया हुआ है, आप चार्ज स्टेट को देख लीजिए। इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ 2 दिखाए हैं, यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 दिखाए हैं। मीन्स इन बिटवीन के जो स्टेट है उसमें चार्ज लगातार घट रहा है और करंट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ आप देखें, अब इस स्टेट में क्या है, दो चीज़ें देखने वाली है। इस स्टेट में चार्ज बिल्कुल 0 है, यहाँ दोबारा चार्जिंग होना शुरू हो गई है। पर एक बात और है, जो अब नेगेटिव प्लेट है वो ऊपर है और पॉजिटिव प्लेट नीचे है। मीन्स जो पोलरिटी है कैपेसिटर की वो रिवर्स हो चुकी है। इसका मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट ये रिवर्स पोलरिटी but the charging process of the capacitor is continue, right. So charge at t is equal to t/2 means charge will become maximum when t is equal to t/2। ये t is equal to t/2 की स्टेट। अब यहाँ गौर से देख लीजिए, जितना चार्ज यहाँ था उतना ही चार्ज यहाँ आ चुका है at t is equal to t/2। और यहाँ दोबारा देखिए, इंडक्टर में करंट 0 है, तो आप इसको आगे ले जाइए। ये देखिए एट t/2 करंट इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये करंट, ये जो बाई एक्सिस है वो करंट को दिखा रहे हैं, करंट इज इक्वल टू 0। सो वैसे तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए इतना काफ़ी है। इस स्टेज पर मैग्नेटिक एनर्जी 0 है, मैग्नेटिक एनर्जी इज 0 है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1/2 वो फिर उतनी है Q_m², चार्ज मैक्सिमम डिवाइडेड बाई C, राइट। तो इसको आप एक ऑसिलेशन की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। ये 3t/4 के ऊपर और ये t के ऊपर, राइट। और जो करंट है वो इस तरीके से चलेगा, इट विल गो लाइक दिस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द LC ऑसिलेशंस। अब इसमें आप यदि आप इसको एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म में भी देख सकते हैं। जब आप मीन पोजीशन पर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज 0, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। आप दूसरे एक्सट्रीम पर आप मीन और एक्सट्रीम के बीच में होते हैं। ऊपर वाले डायग्राम को देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही वेरी कर रही होती हैं। जब आप दोबारा सेकेंड एक्सट्रीम पर इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाती है और झूला रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज 0। So these oscillations are same as the electrical oscillations. This is all about this. Now the last part of our discussion is but are damped oscillations. तो जो damped oscillations होती हैं वो oscillations होती हैं जिनमें amplitude जो है
एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम। जो समय गुजरने के साथ यदि ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड लगातार घटता चला जाए तो उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो उसका मैं एक आपको यहाँ पिक्चर बना देता हूँ, ग्राफ से आप बड़ी जल्दी से समझेंगे। ये आपने +1 में पढ़ा है, हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि आपके पास जो करंट है वो ऐसे मैक्सिमम है, ये देखिए। यदि फिर ये घटता चला जाता है इस तरीके से, तो हम इस तरीके के ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये टाइम हो गया और एक करंट हो गया, तो इसको मैं बोलूँगा एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऐसे आप चार्ज के लिए भी बना सकते हैं। सो व्हेन द ऑसिलेशंस डिक्रीज विद टाइम, then when amplitude of the oscillation decrease with time, ये देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, such oscillations are called damped oscillation। अब हम थोड़ी सी फिजिक्स इसके बारे में ज़रूर हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बगैर सब काम अधूरा रहेगा। आपने ये देखना है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो इंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इंडक्टर जिस मटेरियल का बना होता है वो अपना रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करता है। ये जो हमारी बात है एनर्जी कंजर्वेशन की, टाइम इंडिपेंडेंस की, ये रियलिटी में ये बेस्ट फिट नहीं है, ये सच है। तो इसको आपको सुनना है और इसके साथ हमने आगे बढ़ना है। एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, सो द इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज टू इंट्रोड्यूस द डैम्पिंग इफेक्ट। यही रेजिस्टेंस जो है वो इस डैम्पिंग इफेक्ट को पैदा करता है ऑन द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट, एंड द ऑसिलेशन फाइनली डाई अवे। वो धीरे धीरे ऑसिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और एक बात इसका और पहलू कि रियलिस्टिकली ये वाला जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कि इवन इफ द रेजिस्टेंस बर जीरो, मान भी लिया जाए कि यदि इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है और ये प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। तब भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नहीं रहेगी। इट इज़ रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट जैसे जो रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन जो है वो इस तरीके की रेडिएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले चैप्टर में भी। उस टाइम हम इसको इलेबोरेट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको मैं आपको समझाने में थोड़ा बहुत हद तक कामयाब रहा हूँ। और यदि आपको कोई समस्या इसके बीच में है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।